गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर एक्सलेंस एकेडमी। माई सेल्फ प्रोफेसर पोले एसआर। सो फ्रेंड्स, हमने रोटेशनल डायनामिक्स 12 फिजिक्स का हमने चैप्टर स्टार्ट किया है और दोस्तों ये हमारा लेक्चर नंबर 12 चल रहा है। इससे पहले दोस्तों हमने 11 लेक्चर बनाए हैं रोटेशनल डायनामिक्स के ऊपर और एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट एक बार चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों हमने डिटेल में 1 बाय 1 लेक्चर लेके पूरा डिटेल में हमने चर्चा की है, ठीक है। और अभी तक दोस्तों हमने 11 नंबर के वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल कवर किया था, ठीक है। सो वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा था, इसके लिए मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाया है 11 ये जो 12 नंबर का है, ठीक है। सो दोस्तों 11 नंबर में हमने एक न्यूमेरिकल कंप्लीट किया था, ये जो मेरी को राउंड का एक न्यूमेरिकल था, ठीक है। सो उसमें दोस्तों हमने फोर्सेस बैलेंस करना या फिर हमने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया उस एग्जाम्पल में, ठीक है। अभी दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, ये दोस्तों एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है, मतलब जो एग्जाम्पल का जो स्टेटमेंट है थोड़ा बड़ा है, उसकी वजह से मैं इधर लिख नहीं पाया, ठीक है। अभी मैं दोस्तों जो हमारा स्टेटमेंट है स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। ये दोस्तों पेज नंबर 9 में एक स्टेटमेंट दिया है और जो हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1.5 चल रहा है, ठीक है। सो दोस्तों स्टेटमेंट अभी मैं पढ़ता हूँ। अ सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोनिकल सेक्शन ऑफ अ फनेल इज 37 डिग्री। क्या दिया दोस्तों, हमें फनेल दिया है। एक फनेल का एग्जाम्पल हमें कंसिडर करना है, ठीक है। मैं इधर फनेल दोस्तों ड्रॉ करता हूँ। आपने फनेल देखा होगा, फनेल जिसको हम मराठी में क्या बोलते हैं, मराठी में हम बोलते हैं उसको नरसाड़े, ठीक है। जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑयल डालने के लिए। जब आप रॉकेल या फिर डीजल पेट्रोल अगर आपके गाड़ी में डालना है तो आप फनेल का यूज़ करते हैं, तो आपको तो पता है, ठीक है। सो आपने देखा होगा। सो ये फनेल है दोस्तों और इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है कितना है, 37 डिग्री है, ठीक है। ये जो थीटा है, थीटा मतलब क्या, सेमी वर्टिकल एंगल यहाँ पर दिया है और वो कितना दिया दोस्तों, 37 डिग्री दिया है, ठीक है। ये 37 डिग्री एंगल इसका दिया है। अभी दोस्तों मैं आगे एग्जांपल पढ़ता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या है हमारा स्टेटमेंट आगे। सो देर इज अ स्मॉल बॉल केप्ट इनसाइड द फनेल। सो इस फनेल के अंदर एक स्मॉल बॉल हमने केप्ट किया है, मतलब रखा है, ठीक है। सो ऑन रोटेटिंग द फनेल द मैक्सिमम स्पीड दैट द बॉल कैन हैव इन ऑर्डर टू रिमेन इन द फनेल इज 2 मीटर पर सेकंड। सो हमने दोस्तों क्या किया, इस फनेल को रोटेट किया। सो फनेल को रोटेट करने के बाद जो मैक्सिमम स्पीड है उस बॉल की, इस दोस्तों ये फनेल को हमने इसे रोटेट किया। सो इधर दोस्तों हमने ये बॉल रखा था, पहले यहाँ पर था। सो स्पीड की वजह से ये बॉल दोस्तों यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो इसकी इस बॉल की मैक्सिमम स्पीड कितनी है, ये बॉल है और इस बॉल की मैक्सिमम जो स्पीड है ये 2 मीटर पर सेकंड हमें दी है। और ये दोस्तों मैक्सिमम स्पीड है, अगर 2 मीटर पर सेकंड से हमने थोड़ी भी स्पीड अगर बढ़ाई है तो ये जो बॉल है दोस्तों फनेल से बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमें मैक्सिमम स्पीड दिया है। सो उसके आगे क्या दिया है हम देखते हैं। देन कैलकुलेट द इनर रेडियस ऑफ द ब्रीम ऑफ द फनेल। हमें कैलकुलेट क्या करना है, इनर रेडियस ऑफ द ब्रीम ऑफ फनेल। सो ब्रीम का मतलब क्या है दोस्तों, ब्रीम मतलब क्या होता है, जो आउटसाइड जो भाग होता है इसका, जो आउटसाइड पार्ट होता है ये फनेल का, ये दोस्तों ये इनसाइड पार्ट है और आउटसाइड कौन सा है, ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हमने नाम दिया है ब्रीम, इसको हम ब्रीम कहते हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, ये हमें आर फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन उसके आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। इज देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, हाउ मच इज इट लोअर और अपर लिमिट, गिव अ लॉजिकल रीजनिंग एंड यूज g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड एंड साइन 37 डिग्री इक्वल्स टू 0.6। दोस्तों अभी मैं इधर गिवन डेटा लिखता हूँ। गिवन डेटा हमें क्या क्या दिया है, फर्स्ट हमें दोस्तों थीटा दिया है, थीटा कितना है 37 डिग्री है। देन उसके बाद दोस्तों हमें दिया है वेलोसिटी, जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बॉल है 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। देन उसके बाद दोस्तों हमें g का यूज़ करने को कहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड साइन 37 का वैल्यू दिया है, जो कि आप हमें पिछले एग्जाम्पल में भी दिया था, साइन 37 दैट इज 0.6 है। सो दोस्तों हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द इनर रेडियस दैट इज द, ये हमें दोस्तों आर फाइंड आउट करना है पहले, एंड सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। और आगे हमें क्या पूछते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का अपर लिमिट होना चाहिए या लोअर लिमिट होना चाहिए, उसके ऊपर हमें थोड़ा विचार करना है और लॉजिकल कुछ ना कुछ लॉजिकल रीज़न देना है हमें। फ्रीक्वेंसी अपर लिमिट है तो क्यों है एंड लोअर लिमिट है तो क्यों है, ठीक है, ये हमें दोस्तों फाइंड आउट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल आ गए समझ में। ओके, सो सीधा अभी हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। सो अभी दोस्तों ये हमें आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो फॉर्मूला कौन सा आएगा, सो हमें दोस्तों फ्री बॉडी डायग्राम निकालना पड़ेगा। अगर बॉल दोस्तों, ये बॉल को मैंने यहाँ पर अगर कंसिडर किया इस एज पर, ठीक है, सो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या आएगा दोस्तों, इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, अगर इस बॉल को दोस्तों हमने अगर यहाँ पर कंसिडर किया, यहाँ पर अगर इनसाइड बॉल है, सो इसका दोस्तों वेट mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दोस्तों आउटवर्ड होगा mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो अभी फ्रेंड्स मुझे ये बताओ, ये जो एंगल थीटा है, सो उसकी वजह से यहाँ पर अगर ये एक एंगल बनता है, सो ये एंगल थीटा होता है। ठीक है, सो ये एंगल थीटा है, उसकी वजह से अगर हम कहाँ पर भी अगर इसको एंगल ऐसे परपेंडिकुलर ये करते तो ये एंगल थीटा बनता है, ये एंगल थीटा बनता, ये ऐसे एंगल थीटा बनता है। ये मैथमेटिक्स का प्रॉपर्टी आपको पता है। ठीक है, सो अभी इस बॉल के ऊपर दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन जो एक्ट होगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा। नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होता है दोस्तों परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अभी सरफेस कैसा है दोस्तों, इंक्लाइन है, सो इंक्लाइन को परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होता है। ठीक है, सो नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन का ये दोस्तों एडजेसेंट कंपोनेंट है जिसको हमने नाम दिया n cos थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है जिसको हमने नाम दिया n sin थीटा। सो अभी दोस्तों क्वेश्चन आपके मन में ये आता होगा कि ये एंगल थीटा क्यों है। ठीक है, ये एंगल थीटा क्यों है, क्योंकि अगर फनेल में अगर हम किधर भी ऐसे वर्टिकल लाइन मारते तो ये जो एंगल बनता है वो थीटा ही बनता है, दैट इज 37 डिग्री बनता है, क्योंकि ये जो शेप है दोस्तों परफेक्टली इंक्लाइन है, उसकी वजह से ये एंगल सेम बनता है। सो ये एंगल थीटा है, लेकिन ये एंगल थीटा क्यों है। सो दोस्तों मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ये फनेल का दोस्तों, ये फनेल का सरफेस है, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, और ये एंगल दोस्तों क्या है, थीटा है। ठीक है, सो ये एंगल थीटा है। अभी दोस्तों बात हम करते हैं कि ये जो हमारा जो एंगल है, ये पूरा एंगल नॉर्मल रिएक्शन का एंड सरफेस का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सो ये दोस्तों पूरा एंगल 90 डिग्री आ गया। सो ये क्या आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा, क्योंकि ये थीटा है उसकी वजह से ये 90 माइनस थीटा आएगा। ठीक है, सो अभी दोस्तों यहाँ पर भी एंगल कितना होता है इधर का, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एंड जो नीचे वाला सरफेस है उसके बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, सो अगर ये एंगल 90, ये अगर हमने थीटा एंगल कंसिडर सपोज कर लिया तो ये एंगल क्या आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा। आ गया समझ में। और दोस्तों क्या होता है कि ये जो होता है ये n साइन थीटा का कंपोनेंट एंड n कॉस थीटा का कंपोनेंट क्या होता है, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। सो अगर हम दोनों का प्लस करते, सो एंगल बिटवीन n साइन थीटा एंड n कॉस थीटा, सो ये एंगल दोस्तों ये एंगल n कॉस थीटा एंड n साइन थीटा क्या आएगा, अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ये थीटा थीटा कैंसिल, एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, ये दोस्तों ये एंगल थीटा क्यों आ गया आपके मन में, ये सवाल आया होगा, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों अभी भी नहीं समझाए तो मुझे वैसे कमेंट में बता दीजिए, अगले एग्जांपल में अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। सो ये कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर हो गया। सो आपके मन में नेक्स्ट डाउट आया होगा कि सर ये एंगल आपने थीटा लिया, सो ये जो एडजेसेंट कंपोनेंट है ये कॉस थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम दोस्तों क्या लेते हैं कि जो एडजेसेंट कंपोनेंट है वो कॉस थीटा लेते हैं, लेकिन ये जो कंपोनेंट है वो आपने साइन थीटा लिया, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये थीटा है और थीटा के बाजू में ये कंपोनेंट है, इसको आपने कॉस थीटा क्यों नहीं लिया। सो मेरे भाई दोस्त आपका जो क्वेश्चन है एकदम राइट है आपके मन में, लेकिन ये जो हम नॉर्मल रिएक्शन बात कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन के जो
एडजेसेंट रहेगा, जो नॉर्मल रिएक्शन के जो बाजू में रहेगा उसको हम cos थीटा लेते हैं। सो ये नॉर्मल रिएक्शन के बाजू में है क्या? नहीं, इधर गैप है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गैप है। सो नॉर्मल रिएक्शन के एग्जैक्ट जो एडजेसेंट रहेगा ये कंपोनेंट है, इसको हमने n cos थीटा नाम दिया, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट रहेगा उसको हमने क्या दिया? n sin थीटा नाम दिया। ठीक है, सो आ गया समझ में ये? ओके, इसको मैं रब करता हूँ दोस्तों। ठीक है, सो दोस्तों अभी हमें सॉल्व करना है। सो अब हम क्या करते हैं, जो कि फोर्सेस जो इधर एक्ट होते हैं उसको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, सो फोर्सेस आपको बैलेंस करना है। सो फोर्सेस को बैलेंस कीजिए। फोर्सेस जो वर्टिकल इक्वल्स टू डाउनवर्ड एंड इनवर्ड इक्वल्स टू आउटवर्ड। ठीक है, सो n sin थीटा इक्वल्स टू दोस्तों mg आ गया, एंड n cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया? m r ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओके, ठीक है। सो दोस्तों एम आर ओमेगा स्क्वायर की वजह से हम ये जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? एम स्क्वायर अपॉन आर यूज़ करेंगे। एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्यों यूज़ करना है? ठीक है, ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन दोस्तों हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है? आर फाइंड आउट करना है, और आपको फी पता है, उसके लिए वजह से हम जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फी यूज़ करेंगे, नॉट कि इन टर्म्स ऑफ एम आर ओमेगा स्क्वायर। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ओमेगा दिया हुआ होता तो सो आपको क्या दिया दोस्तों? फी दिया है, सो उसकी वजह से हम इन टर्म्स ऑफ जो फी फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, सो मैं एम आर ओमेगा स्क्वायर इधर कट कर देता हूँ। सो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा? एम स्क्वायर अपॉन आर आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन आर। सो दोस्तों ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड। इसको अभी हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से। सो क्या हो जाएगा? डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। ठीक है, फर्स्ट बाय सेकंड को हमें डिवाइड करना है। सो डिवाइड कीजिए। एन साइन थीटा इक्वल्स टू एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी अपॉन एम स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, मैंने दोस्तों क्या किया? इक्वेशन वन को सेकंड से डिवाइड किया। सो क्या क्या कैंसिल होते हैं? एन एन गेट कैंसल, एम एम गेट कैंसल। सो साइन अपॉन कॉस दोस्तों क्या होते हैं? टैन थीटा होता है। सो टैन थीटा इक्वल्स टू आर जी अपॉन फी स्क्वायर। ठीक है, ये दोस्तों आर जो है ऊपर गया। ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था, उसकी वजह से ये मल्टीप्लिकेशन में या फिर न्यूमरेटर में पहुंच गया। सो आर जी अपॉन फी स्क्वायर। सो हमें दोस्तों आर फाइंड आउट करना है। सो आर इक्वल्स टू फी स्क्वायर इंटू टैन थीटा अपॉन जी। आर का दोस्तों फार्मूला क्या आएगा? फी स्क्वायर इंटू टैन थीटा अपॉन जी। सो दोस्तों मैंने क्या किया? फी को इधर शिफ्ट किया एंड आर को इधर नीचे शिफ्ट किया। ठीक है, सो फी जो है टैन के मल्टीप्लिकेशन में जाएगा एंड आर जो है टैन के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये दोस्तों जो हम इंटरचेंज करते हैं टर्म लेफ्ट साइड राइट साइड आपको पता है। ठीक है, सो अभी हमें दोस्तों डायरेक्टली वैल्यू पुट करना है। सो आर इक्वल्स टू फी का वैल्यू क्या है दोस्तों? ये जो हमें आर मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। सो आर मैक्सिमम जो रेडियस है या फिर फी मैक्स हमें वेलोसिटी यूज़ करना है। सो फी मैक्स का वैल्यू क्या दोस्तों? 2 है। सो यहाँ पर आएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर इंटू टैन 37। ठीक है, ये दोस्तों टैन 37 अपॉन जी का वैल्यू कितना दोस्तों? हमें 10 यूज़ करना है। ठीक है, सो 2 का स्क्वायर 4 इंटू टैन 37 का दोस्तों वैल्यू कितना है? आप लॉग टेबल में देख सकते हैं। टैन 37 का वैल्यू है 0.7536। सो 0.7536 अपॉन 10। सो आपको क्या करना है दोस्तों? 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? ये दोस्तों मैं 36 जो है हटा देता हूँ, क्योंकि ये हम नियरली इक्वल टू वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो 36 हटा दिया। सो 0.75 है। ठीक है, सो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। सो 4 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया 4 5 जार 20, रिमेनिंग 2, देन 4 7 जार 7 बजा 35 7 सुकुम 42 सही 70 42 सही 8 43। ओके 42 42 प्लस 2 कितना होता है? 44 होता है। देन जो डिजिट आएगा दोस्तों 2 डिजिट के बाद आएगा। ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ। 4 5 20 0 चले 2 4 7 4 4 4 5 4 24 4 7 28
28 आता है दोस्तों, यहाँ पर 28 और 2 कितना आता है 30 आता है। सो ये आ गया 30 और 2 डिजिट के बाद दोस्तों पॉइंट आएगा और डिवाइडेड अपॉन 10। सो अगर आप डिवाइडेड अपॉन 10 करोगे मतलब क्या ये आएगा 3/10 करोगे, सो आंसर क्या आएगा दोस्तों 0.3 मीटर। सो आपका जो आर का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 0.3 मीटर आ गया है। ठीक है, अभी दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। ठीक है, सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हमें फाइंड आउट करना है। सो अभी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दोस्तों मैक्सिमम रहेगा या फिर मिनिमम रहेंगे वो हमें डिसाइड करना है। ठीक है, सो इस जगह पर दोस्तों आप लॉजिकली थिंक कर सकते हैं कि अगर ये जो बॉल दोस्तों यहाँ पर रहता, नीचे रहता तो क्या हो जाता, ये एरिया कम है, रेडियस कम है। ठीक है, अगर हम रेडियस 0 कंसिडर करते हैं, अगर r टेंस टू अगर 0 रहता तो वेलोसिटी क्या रहता 0 रहता। मतलब क्या, अगर हम रेडियस कम कम करते जाते वैसे ही स्पीड कम कम हो जाती है। ठीक है, आपको तो ये पता है क्योंकि ये बॉल दोस्तों क्या आता है नीचे नीचे आ रहा है, ये स्पीड कम हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, अगर दोस्तों रेडियस अगर हम कम करोगे तो क्या होगा, इसी जगह पर रिवोल्यूशन ज़्यादा होगा क्योंकि एरिया कम है ना। अगर यहाँ पर से बॉल है, यहाँ पर पूरा कंप्लीट करने के लिए जितना समय लगता है, अगर वही समय पे अगर हम 2 मिनट में समझो 25 रिवोल्यूशंस ऊपर लगते हैं कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, 2 मिनट में 25 रिवोल्यूशंस इस रेडियस में लगते हैं या फिर इस एरिया पर लगते हैं। अगर हमने वही बॉल को अगर इधर लाया सो कितने रिवोल्यूशंस कंप्लीट हो गए, नियरली इक्वल टू 100 रिवोल्यूशन हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है और जल्दी जल्दी रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है। ठीक है, सो दोस्तों आपको तो पता है कि जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आपको फाइंड आउट करना है, अपर फाइंड आउट करना है या लोअर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो क्या आएगा दोस्तों, अपर आएगा क्या लोअर आएंगे, क्योंकि हमारा क्या बढ़ रहा है, हमारा वेलोसिटी अगर हम नीचे अगर ये हो रहे तो रिवोल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, रिवोल्यूशन बढ़ रहा है मतलब हमें मिनिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, सो हम इधर दोस्तों फाइंड आउट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है वो फाइंड आउट करते हैं। सो फॉर्मूला हमारा दोस्तों क्या है, फी इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, क्योंकि हमें फी पता है, आर पता है, ओमेगा में 2 पाई एन छुपा है। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। सो फी इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा मतलब दोस्तों क्या है 2 पाई एन। ठीक है, सो एन इक्वल्स टू क्या आएगा फी अपॉन आर इंटू 2 पाई। ये दोस्तों मैंने आर एंड 2 पाई को इधर शिफ्ट किया। ठीक है, सो अभी बात आती है कि हमें जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मिनिमम फाइंड आउट करना है या फिर मैक्सिमम। ठीक है, एक दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होंगी, जब आप रेडियस कम करोगे तब क्या होगा, रिवोल्यूशंस बढ़ेंगे। जब आप रेडियस कम करोगे तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। देखो, जब आप जो रेडियस अगर आप बढ़ाओगे, मैं इधर दोस्तों लिखता हूँ, इफ वी इंक्रीज द रेडियस, अगर आप रेडियस बढ़ोगे तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन जो रिवोल्यूशंस है दोस्तों डिक्रीज होंगे। ठीक है, अगर आप रेडियस कम करोगे जो वेलोसिटी है दोस्तों कम होगी, लेकिन जो रिवोल्यूशंस है वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, ये चीज़ें दोस्तों आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि रेडियस जब हम कम करते तो इधर दोस्तों एरिया बहुत कम होता है, उसकी वजह से रिवोल्यूशंस है ना ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसी टाइम में रिवोल्यूशन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये दोस्तों मैं रब करता हूँ, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, सो दोस्तों एन हमारा क्या आएगा, एन मिनिमम आएगा। ठीक है, एंड फी क्या आएगा, फी मैक्स आएगा अपॉन आर मैक्स आएगा और इनटू 2 पाई। ये जो हमने फाइंड आउट किया है ये दोस्तों मैक्स फाइंड आउट किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का हमने मैक्सिमम इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है, आपको ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको मैं रफ करता हूँ इधर। सो अभी दोस्तों आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। ठीक है, सो एन मिनिमम इक्वल्स टू फी मैक्स दोस्तों कितना है 2 है, सो 2 एन इक्वल्स टू 2 अपॉन आर मैक्स का वैल्यू क्या है दोस्तों 0.3 इंटू 2 पाई। सो ये दोस्तों 2 कैंसिल होता है, सो 1 अपॉन 0.3 इंटू पाई का वैल्यू दोस्तों क्या होता है 3.14। अगर दोस्तों इसका आप कैलकुलेशन करोगे सो 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है। सो 1/0.925 समथिंग ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। मतलब ये कि दोस्तों क्या आएगा, नियरली इक्वल्स टू 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब एन मिनिमम क्या आ गया दोस्तों हमारा, एन मिनिमम क्या आ गया, एन मिनिमम 1 रिवोल्यूशंस पर सेकंड। सो इधर दोस्तों हमने मिनिमम क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि हमारा इधर रेडियस बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो रिवोल्यूशन हो रहे हैं वो मिनिमम हो रहे हैं। अगर दोस्तों हम अगर आर मिनिमम अगर यूज़ करते हैं इस
इसमें हमने क्या किया है कि आर मैक्सिमम यूज किया है। अगर इस जगह पर अगर आप आर मिनिमम यूज करते तो क्या आ जाता, ये एन मैक्सिमम आ जाता। ये दोस्तों इनवर्सली होता है। जैसे कि आप लॉजिकली जो एक्टिविटी दिया है आपके बुक में, एक एक्टिविटी आपको कंप्लीट करने को कहा है। सो एक्टिविटी क्या है, आप पढ़ लोगे एक्टिविटी। So, using a funnel and a marble or a ball bearing, try to work out the situation in the above questions. Try to realize that as the marble goes toward the brink, its linear speed increases but angular speed decreases. When nearing the base, is it the other way? It is the other way. ठीक है, एक्टिविटी आपको दोस्तों क्या कहने को बोला है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं दोस्तों एक्टिविटी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। यही इसी डायग्राम में आपको समझना है। सिर्फ मैं डायग्राम को रब करता हूँ। एक्टिविटी दोस्तों आपको समझ में लेना चाहिए। सो आपको क्या करने का है एक्टिविटी में, ये दोस्तों फनेल लेने का है। कुछ भी, अगर आपके घर में इतना बड़ा फनेल है, अगर आपके घर में राशन दुकान है तो आपके पास शायद होगा, क्योंकि राखेल देने के लिए यूज़ करते हैं फनेल राशन दुकानदार। ठीक है, सो ये दोस्तों आर है। ठीक है, सो अगर इस फनेल में अगर आप मार्बल या फिर जो बेरिंग का जो बॉल होता है दोस्तों, अगर आपने बॉल डाला इसमें, सपोज मैंने यहाँ पर बॉल डाला है या फिर मार्बल जो कि हम उसको गोटी बोलते हैं, ठीक है ना, आपने बचपन में खेले होंगे। अगर आपने इसमें इधर डाली और उसको घुमाया तो क्या होगा दोस्तों, ये जो बॉल है अगर आपने ऐसे घुमाया तो ये ऊपर 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 ऐसे आएगा। ठीक है, जब दोस्तों इसी पॉइंट पर आ जाएगा, मतलब इधर ये पॉइंट पर, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। वेलोसिटी मैक्स हो रहा है किस जगह पर हो रहा है, जब रेडियस इसका मैक्स है दोस्तों। अभी दोस्तों इसका ये एक्सिस है, सो यहाँ पर रेडियस कम है और कम है और कम है और रेडियस कम है और रेडियस कम है। रेडियस कम होते 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 यहाँ पर रेडियस क्या होते जा रहा है, लास्ट में रेडियस दोस्तों 0 होते जा रहा है। जैसे ही रेडियस बढ़ रहा है वैसे स्पीड बढ़ रही है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, v मिनिमम होते जा रही है। ठीक है, सो दोस्तों क्या होता है, अभी आप ऑब्जर्व करेंगे जब आप उसको घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आपका स्पीड बढ़ेगा, मतलब जो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे ही आर बढ़ता है उसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कम होते हैं। क्योंकि इस जगह पर अगर बॉल आ गया सो ये कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको लिए ज़्यादा समय लगेगा, उसकी वजह से इधर रिवोल्यूशन कम हो रहे हैं। ठीक है, या फिर 1 सेकंड में रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा समय लगेगा, उसकी वजह से इधर रिवोल्यूशन कम हो रहा है, क्योंकि एरिया ज़्यादा है। और इधर अगर बॉल है, सो इधर बॉल है, इधर आपने लिमिट किया और इधर ही घुमाया फास्ट, तो क्या होगा कि उतने ही वेलोसिटी से अगर इधर आपने घुमाया तो एरिया कम होने की वजह से, रेडियस कम होने की वजह से यहाँ पर रिवोल्यूशन क्या हो रहे हैं, मैक्सिमम हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे एक्टिविटी में। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया हो। सो आपके मन में दोस्तों कुछ भी डाउट है, मैं बोलता हूँ कुछ भी डाउट है तो एज अ फ्रेंडली, एज अ आपका बड़ा भाई या फिर फ्रेंड बोल के मुझे आप एज ए फ्रैंकली पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में दोस्तों हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कवर करने वाले हैं। सो हमारा अगले वीडियो में, मतलब लेक्चर नंबर 13 में आपका सर्कुलर मोशन जो मेन आधा टॉपिक है, आधा चैप्टर है, खत्म हो जाता है। और उसके बाद हम लेक्चर नंबर 14 से रोटेशनल मोशन कवर करने वाले हैं। और दोस्तों करीबन एक 5-6 दिन में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।